हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या हो अगर जिस इंसान को आप ख्यालों में अपना बना चुके हैं वो हकीकत में आपके सामने आ जाए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जहाँ सपने और हकीकत की लाइन ब्लर हो जाती है। एक लड़की जो अपनी कॉमिक में जिस हीरो को ड्रॉ करती है वो असल जिंदगी में उसका बॉस बन जाता है। प्यार, गलतफहमी, जलन और ढेर सारे क्यूट मोमेंट्स से भरी इस कहानी को चलिए शुरू करते हैं डिटेल में। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे और इंटीमेट मोमेंट से। हमारी फीमेल लीड याऊ पेंटिंग में मग्न है। उसके सामने मॉडल बनकर खड़ा है इस कहानी का हैंडसम हीरो। अचानक याऊ का हाथ फिसलता है और पेंट का एक दाग हीरो की बॉडी पर लग जाता है। वो घबराकर उसे पोंछने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हीरो उसे अपनी तरफ खींचता है, गोद में बिठाता है और एक पैशनेट किस करता है। उफ! यहाँ हमें पता चलता है कि इस ड्रीम बॉय का नाम शेन है। लेकिन जैसे ही घंटी बजती है, याओ का ये हसीन सपना चकनाचूर हो जाता है। उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। वो याओ को फौरन एयरपोर्ट बुला रही थी। वजह? उसके अंकल शेन विदेश से वापस आ रहे हैं। यह नाम सुनते ही याओ के चेहरे की रौनक देखने लायक थी। वो मना कैसे कर सकती थी? आखिर शेन सिर्फ उसके दोस्त के अंकल नहीं बल्कि उसका सीक्रेट क्रश है। यहाँ एक राज की बात पता चलती है। याओ एक मांगा आर्टिस्ट, कॉमिक राइटर है। उसने अपनी कॉमिक का हीरो बिल्कुल शेन जैसा बनाया है और कहानी भी उन्हीं के इर्द गिर्द बुनी है। मतलब सपनों में और पन्नों पर तो वो उनकी हीरोइन बन चुकी है, बस अब रियल लाइफ की बारी थी। सीन कट होता है एयरपोर्ट पर। याओ वहां पहुंचती है जहां उसकी दोस्त पहले से मौजूद थी। तभी याओ के फ़ोन की घंटी बजती है। ये उसके एडिटर का कॉल था। खुशखबरी यह थी कि उसकी पब्लिश की हुई कॉमिक वायरल हो गई है और फैंस अगले चैप्टर का वेट कर रहे हैं। याओ हाँ तो कह देती है, पर मन में सोचती है, यार जब तक मेरी रियल लव लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ेगा मैं कहानी में नया मसाला कहाँ से लाऊं। खैर, ये सोचते हुए वो खुशी से पीछे मुड़ती है और सीधे किसी के सीने से टकराती है। वो गिरने ही वाली थी कि सामने वाले ने उसे हवा में ही थाम लिया। नजरें उठीं तो सामने साक्षात शन खड़े थे, बिल्कुल किसी फिल्मी सीन की तरह। इससे पहले कि वो इस पल को एंजॉय कर पाती, उसकी दोस्त बीच में टपक पड़ती है। वो शन को याद दिलाती है कि यह उसकी बेस्ट फ्रेंड याओ है। शन मुस्कुराते हैं। उन्हें याओ अच्छे से याद थी। लेकिन तभी दोस्त ने बम फोड़ दिया। उसने पूछा, अंकल आप वापस क्यों आए? कहीं शादी वादी तो नहीं कर ली? कोई गर्लफ्रेंड है क्या? याओ की तो सांसें अटक गईं। वो मन ही मन मंत्र पढ़ने लगी, भगवान करे सिंगल हों, प्लीज सिंगल हों। शन ने याओ का यह डरा हुआ चेहरा नोटिस कर लिया। माहौल बदलने के लिए शन ने याओ के गले पर लगे निशान के बारे में पूछा। याओ ने हड़बड़ाते हुए बताया कि वो बस पेंट का दाग है। उन्होंने फिर अपनी भतीजी एसआईए से पूछा, तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ की बड़ी फिक्र है? वैसे तुमने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम क्यों नहीं दिया? पढ़ाई और एग्जाम का नाम सुनते ही दोस्त की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा, यहाँ से भागने में ही भलाई है। वो झट से बोली, अंकल मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, आप याऊ को घर छोड़ दीजिएगा प्लीज़। और इतना कहकर वो वहाँ से रफू चक्कर हो गई। शन के साथ कार का इंतज़ार करते हुए याऊ एक प्यारी सी हरकत करती है। वो ज़मीन पर बन रही अपनी और शन की परछाई को ऐसे मिलाती है जैसे वो एक कपल हों। वो सोचते हैं, हकीकत में ना सही, कम से कम परछाई में ही हम परफेक्ट मैच बन जाएं। शन उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, क्या कर रही हो? याओ हड़बड़ाकर तुरंत कार में बैठ जाती है। कार के अंदर जब शन सीट बेल्ट लगाने के लिए झुकते हैं तो दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। उस पल याओ को उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है जो उसे मदहोश कर रही थी। कार चलने लगती है। शन कुछ बोलने के लिए मुड़ते हैं, तभी ब्रेक लगता है और वो फिर टकराते हैं। माहौल बहुत रोमांटिक था। शन पूछते हैं, मैंने जो गिफ्ट्स भेजे थे मिले तुम्हें? याओ हाँ कहती है, पर मन में सोचती है, आप बर्थडे और छुट्टियों पर गिफ्ट भेजते हो लेकिन कभी वैलेंटाइंस डे पर नहीं भेजते। बातों बातों में याओ स्कूल पर उतर जाती है, लेकिन अपना पेन ड्राइव कार में ही भूल जाती है। इधर शैन घर जाकर जब उस पेन ड्राइव को चेक करते हैं तो उन्हें याओ की बनाई कुछ अजीब और गरीब प्राइवेट पेंटिंग्स दिखती हैं। वो झट से लैपटॉप बंद कर देते हैं। उधर याओ को एहसास होता है कि पेन ड्राइव छूट गया है। वो घबराकर बारिश में भीगते हुए वापस शन के घर दौड़ती है।
क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शन वो पेंटिंग्स देख ले। याओ दरवाज़ा खटखटाती है। शन गेट खोलते हैं। भीगी हुई याओ की नज़र शन की बॉडी के एक तिल पर पड़ी है। वो मोमेंट बहुत इंटेंस था। शन उसे अंदर खींचते हैं। एक पल को लगा जैसे किस करेंगे, पर वो उसे कप बदलने भेज देते हैं। रात के 11 बज चुके थे। हॉस्टल बंद था। हालांकि याओ अब हॉस्टल में नहीं, स्टूडियो में रहती है, पर शन के पास रुकने के लिए वो ये बात छिपा लेती है। उसे अपनी शर्ट पहनने को देते हैं और वार्निंग देते हैं, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो, इतनी रात को किसी लड़के के घर मत आया करो। याओ को उनकी यह फिक्र अच्छी लगती है। जब वो पेन ड्राइव मांगती है तो शन टेबल पर 2 एक जैसे पेन ड्राइव रखकर कहते हैं, अपना वाला पहचान लो। याओ समझ जाती है कि शन ने सब देख लिया है। शर्म के मारे वो कमरे में छिप जाती है। थोड़ी देर बाद शन दूध का गिलास लेकर आते हैं। शन दूध रखकर चले जाते हैं। याओ दबे पांव गिलास लेने आती है, पर शन वहीं खड़े थे। वो स्माइल करती है। याओ देखती है कि दूध में मिल्क कैंडी डली है। यह देखकर वो इमोशनल हो जाती है। उसे फ्लैशबैक याद आता है। सालों पहले जब वो रो रही थी, तब शन दूध लाए थे और याओ ने खुद उसमें कैंडी डाली थी टेस्ट अच्छा करने के लिए। उसे खुशी होती है कि शन को ये छोटी सी बात आज भी याद है और आज उन्होंने खुद कैंडी डाली है। तभी याओ के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कान देखकर शन जलते हुए पूछते हैं, क्या तुम रिलेशनशिप में हो? याओ जवाब देने ही वाली थी कि तभी डोरबेल बजती है। एक लड़की अंदर आती है और कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। याओ का दिल टूट जाता है। उसे लगता है शन को मैच्योर लड़कियां पसंद हैं। शन उस लड़की को रात में रुकने देते हैं। याओ रोने लगती है। शन उसे रोता देख वजह पूछते हैं, पर वो कुछ नहीं बताती। तभी शन को उनकी भतीजी याओ की फ्रेंड का कॉल आता है। वो बता रही थी कि दादाजी शन को ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहते हैं। शन कहते हैं, बच्चों को बड़े मामले में नहीं बोलना चाहिए। भतीजी कहती है, मैं 22 की हो चुकी हूँ। शन कहते हैं, तो क्या हुआ, हो तो तुम अभी भी बच्ची ही। यह बच्ची शब्द याओ सुन लेती है। उसे लगता है कि शन उसे भी बस एक बच्ची समझते हैं और कभी प्यार नहीं करेंगे। एक तरफ वो प्रेग्नेंट लड़की, दूसरी तरफ यह बच्ची वाला टैग। उसका सब्र टूट जाता है। शन फोन पर थे। याओ चुपचाप एक नोट छोड़कर बारिश में वहां से निकल जाती है। शन जब उसे ढूंढते हैं तो खिड़की से उसे बारिश में भीगते हुए जाते देखते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें बस उसका छोड़ा हुआ नोट मिलता है। घर पहुंचकर याओ बहुत उदास थी, पर उसे शेन की बॉडी पर देखा वो तिल याद था। तो वो अपनी पेंटिंग अपडेट करती है और उसमें वो तिल बना देती है। वो सोचती है, अब मेरी कहानी यहीं खत्म, क्योंकि रियल लाइफ में शन किसी और के हो चुके हैं। यही सोचते हुए उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। स्कूल के दिनों में जब उसकी ए और एसआईए की लड़ाई हुई थी, तब शन एसआईए के अंकल स्कूल आए थे। टीचर याओ और सिया को डांट रहे थे क्योंकि उसके पेरेंट्स शहर में नहीं थे और उसे लेने कोई नहीं आया था। तब शन ने टीचर से कहा था, मैं जानता हूँ ये दोनों तब तक कुछ गलत नहीं करेगी जब तक इन्हें उकसाया न जाए। वो न सिर्फ उसे घर ले गए बल्कि रोती हुई याओ को गर्म दूध भी पिलाया। याओ प्रेजेंट में सोचती है, वो हमेशा मेरे हीरो थे और आगे भी रहेंगे, पर अफसोस मैं उनकी कहानी की हीरोइन नहीं। अब उनकी गर्लफ्रेंड है और बच्चा भी होने वाला है। यह सोचकर वो और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी ऑफिस से कॉल आता है, आपका पेन ड्राइव यहाँ छूट गया है। याओ ऑफिस पहुंचती है तो देखती है वो प्रेग्नेंट लड़की उसकी शर्टलेस पेंटिंग्स देख रही थी। याओ को लगा अब तो गए काम से, पर वो लड़की स्माइल करके कहती है, पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, तुम पसंद करती हो ना प्रेसिडेंट शन को? याओ मना करती है। लड़की कहती है, छिपाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, प्रेगनेंसी की वजह से रिज़ाइन कर रही हूँ, तुम चाहो तो मेरी जगह ले सकती हो। याओ को लगता है वो उसका मजाक उड़ा रही है, इसलिए वो वहाँ से भागती है, पर बाहर सीधे शन से टकरा जाती है। शन उसे केबिन में ले जाते हैं और पूछते हैं, रो क्यों रही थी? याओ झूठ बोलती है कि देर रात तक ड्राइंग कर रही थी। शन उसे बैठने को कहते हैं, पर वो उनसे मीलों दूर जाकर बैठती है। शन पूछते हैं, इतनी दूर क्यों? याओ कहती है, कहीं आपकी गर्लफ्रेंड ने देख लिया तो? शन समझ जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलते, बस उसकी चेयर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हैं।
अब वो उनके बेहद करीब थी। शन उसकी लाल आंखों में मेडिसिन डालते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं, वो लड़की सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है। वो कल रिज़ाइन करने आई थी, उसके अलावा वो मेरे घर कभी नहीं आई। याओ को यकीन नहीं होता कि शन उसे सफाई दे रहे हैं। उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है। तभी असिस्टेंट आता है। अंदर का गर्म माहौल देख उल्टे पैर जा रहा था कि शन ने पूछा, बताओ क्या बात है? असिस्टेंट बोला, सर, सेक्रेटरी ने रिज़ाइन कर दिया है तो अब हमें नई सेक्रेटरी अपॉइंट करनी पड़ेगी। शन जानबूझकर कहते हैं, कोई इंटर्न भी चलेगी ताकि याओ अप्लाई कर सके, क्योंकि वो कॉलेज में सीनियर है और वो श्योर था वो इंटर्नशिप के लिए जॉब ढूंढेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद असिस्टेंट बताता है, सर, नई सेक्रेटरी बाहर वेट कर रही है। शन बाहर जाते ही चौंक जाते हैं। सामने याओ खड़ी थी। उसने शन की मदद के बिना खुद इंटरव्यू क्लियर कर लिया था। शन बहुत इम्प्रेस होते हैं ये देखकर। याओ ने उसे पानी सर्व की तो शन नखरे दिखाते हुए कॉफ़ी मांगते हैं। याओ खुशी खुशी कॉफ़ी लेने भागती है। याओ के जाने के बाद मिस्टर गू आते हैं। उन्हें प्यास लगती है तो वो शन के टेबल पर रखा याओ का दिया पानी उठाने जा रहे थे, पर शन साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं, अरे, तुम्हारी सेक्रेटरी से पानी तो मैं भी मांग सकता हूँ। शन पॉजिटिव होकर कहते हैं, वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, तुम्हारी नहीं। को उनका तेवर देख समझ जाते हैं कि दाल में कुछ तो काला है। बाहर याओ कॉफ़ी ला रही थी कि वो एक लड़के से टकराती है। लड़का पहले गुस्सा करता है पर याओ को देखकर फिदा हो जाता है। उसने माफ़ी मांगी, कहा, आपकी शर्ट तो खराब हो गई, आप चाहें तो मैं आपको कॉम्पेंसेट करने के लिए तैयार हूँ। पर वो लड़का बदतमीजी से बोला, बताओ कैसे कॉम्पेंसेट करना चाहोगी मुझे? तभी शन की एंट्री होती है। मैं कहते हैं, हाथ छोड़ो इसका। लड़का हाथ छोड़ तो देता है पर वो अपना नाम चिशु बताता है, अपना नंबर बोलता है ताकि वो दोनों कॉम्पेंसेशन की बात कर सके और अंदर चला जाता है। शन की नज़र याओ की ड्रेस पर जाती है। वो तुरंत उसकी ड्रेस ठीक करते हैं और कहते हैं, आज के बाद ऐसे कपड़े किसी आउटसाइडर के सामने मत पहनना। याओ को ये पॉजेसिवनेस बहुत अच्छी लगती है। शन कहते हैं, अब काम छोड़ो और घर जाकर सामान पैक करो, मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। याओ सोचती है, मैं क्यों पैक करूँ, मतलब मैं भी साथ जा रही हूँ। तभी शन वो जादुई लाइन बोलते हैं, आज से जहाँ मैं वहाँ तुम। याओ 7वें आसमान पर पहुँच जाती है। उसे लगता है सिर्फ वो दोनों जा रहे हैं, मतलब ये तो एक रोमांटिक डेट होगी। लेकिन तभी शन उसकी गलतफहमी दूर करते हुए बमते हैं, अकेले नहीं, हमारे साथ मिस्टर गू और उनका भतीजा ये चिशु भी जा रहे हैं। यह सुनते ही याओ धराम से नीचे आ गिरती है, सारा मूड खराब। पर फिर वो सोचती है, कोई बात नहीं, ट्रिप पर जा तो रहे हैं, मैं कोई ना कोई मौका बना ही लूंगी। रात में याओ अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाती है। वो सीधे मुद्दे पर नहीं आती बल्कि बातों को जलेबी की तरह घुमाकर पूछती है, अरे सुन, मेरी एक दोस्त है, वो अपने क्रश के साथ ट्रिप पर जा रही है, कोई ऐसा तरीका बता जिससे लड़का पिघल जाए। फ्रेंड तो फ्रेंड होती है। वो तुरंत समझ जाती है कि दोस्त कोई और नहीं खुद याओ है। वो उसे एक ब्रह्मास्त्र देती है, ब्लैक स्टॉकिंग्स। वो समझाती है कि इसे पहनकर अपने क्रश के सामने जाओगी तो वो पक्का क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। याओ के दिमाग में तो ख्याली पुलाव पकने लगते हैं। वो खुद को उस लुक में इमेजिन करके ब्लश करने लगती है और फटाफट ऑर्डर कर देती है। और बस अपना यह सीक्रेट वेपन लेकर वो ट्रिप के लिए रेडी हो जाती है। किस्मत का खेल देखिए, होटल पहुंचते ही पता चलता है कि रूम्स की शॉर्टेज है। शेन पूछते हैं, रूम शेयर करने में प्रॉब्लम तो नहीं? याओ ऊपर से तो शरीफ बनकर ना कहती है, पर अंदर ही अंदर तो वो डिस्को डांस कर रही थी। शेन उसे सामान रखने को बोलकर नीचे चले जाते हैं। मौका मिलते ही याओ अपने ब्लैक स्टॉकिंग्स निकालकर पहनने लगती है। वो शीशे के सामने खड़ी होकर सोचती है, आज तो बॉस गए काम से। लेकिन नीचे लॉबी में सीन कुछ और ही था। शेन वहाँ चिशु को फ़ोन पर बकवास करते सुन लेते हैं। वो कमीना कह रहा था, कुछ दिन रुक जाओ, याओ मेरी बाहों में होगी। उसे ब्लैक स्टॉकिंग्स में देखने का मेरा सपना बस पूरा होने ही वाला है। शेन का खून खौल उठता है। तभी उनकी नज़र रजिस्टर पर पड़ती है। चिशु ने जानबूझकर अपना रूम 1708 में शिफ्ट करवाया था, जो ठीक याओ के रूम के बगल में था। शेन समझ जाते हैं कि यह लड़का याओ के लिए सेफ नहीं है, इसलिए वो भागकर ऊपर जाते हैं।
शेन रूम में घुसते हैं। सामने याऊ अपने कातिलाना लुक में खड़ी थी। उसने पूछा, कैसी लग रही हूँ? शेन की नज़रें उस पर थीं। वो उसे अच्छी भी लग रही थी, पर उनके दिमाग में चिशु की वो गंदी बातें गूंज रही थीं। उन्हें लगा कि अगर याऊ ऐसे बाहर गई तो वो लड़का उसे गलत नज़र से देखेगा। गुस्से और पॉजिटिवनेस में वो चिल्लाते हैं, इसे अभी उतारो, फौरन। याऊ का तो दिल ही बैठ जाता है। वो सोचती है शायद वो बुरी लग रही है। वो उसे उतार देती है। शेन उसे बेड पर लिटाते हैं और ऊपर से कंबल ओढ़ाकर कहते हैं, कल मीटिंग है, चुपचाप सो जाओ, और खुद गुस्से में बाहर चले जाते हैं। याऊ बेचारी कंफ्यूज और हार्ट ब्रोकन रह जाती है। अगले दिन मीटिंग के बाद चिशु फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो याऊ के कंधे पर हाथ रखकर चिपकने की कोशिश करता है। घूमने चले? शेन ये देखते ही भड़क जाते हैं। यहाँ काम करने आए हो या नौटंकी करने? चिशु अक्कड़ कर कहता है, मैंने बेस्ट डिज़ाइनर दी है, काम तो हो गया। तभी एंट्री होती है नई फीमेल विलन की, सिसी। ये याओ की कॉलेज की दोस्त भी थी और कॉम्पिटिटर भी। मीटिंग में सिसी का डिज़ाइन सबको पसंद आता है, सिवाय शेन के। वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं और इनडायरेक्टली याओ को मौका देते हैं। यह बात सिसी को हजम नहीं होती। मीटिंग के बाद सिसी शेन को आर्ट एग्जीबिशन के लिए रोक लेती है। बाहर चिशु याओ के कान भरता है, अरे शेन तो सिसी के साथ बिजी हैं, वो दोनों डेट पर जा रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो। याओ का मुंह लटक जाता है। वो उदास होकर चिशु के साथ चल देती है। उधर शेन सिसी को ना बोलकर बाहर आते हैं तो याओ गायब। पता चलता है वो चिशु के साथ गई है। शेन घबराकर उनके पीछे भागते हैं। होटल के कॉरिडोर में चिशु याओ का हाथ पकड़कर सॉरी फील करने का नाटक कर रहा था। शेन वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही चिशु हाथ छोड़ देता है। शेन सीधे मुद्दे पर आते हैं, मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो? चिशु समझ जाता है कि ये दोनों एक ही रूम में रह रहे हैं। शेन याओ का हाथ पकड़कर कहते हैं, यह मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, मेरे साथ नहीं तो क्या तुम्हारे साथ रहेगी? और उसे खींचकर अंदर ले जाते हैं। रूम में आकर भी शांति नहीं मिलती। चिशु बाहर से चिल्लाता है, हम ड्रिंक कर सकते हैं अगर तुम बोर हो रही हो। शेन जवाब देने ही वाले थे कि तभी उनके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन बजता है। यह सिस्सी का वॉइस नोट था जो गलती से लाउडस्पीकर पर प्ले हो गया। शेन, मैंने आपके लिए रेड वाइन खोलकर रखी है, आ जाइए ना। चिशु बाहर से हंसता है, तो बॉस तो बिजी हैं, तुम मेरे पास आ जाओ। याओज को इतनी जलन होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो कहती है, मैं जा रही हूँ। शेन रोकने की कोशिश करते हैं पर वो गुस्से में ड्रिंक्स के लिए चली जाती है। शेन का फ्रस्ट्रेशन लेवल पीक पर था। वो वहीं रूम में स्मोकिंग शुरू कर देते हैं और धुआं इतना ज़्यादा हो जाता है कि होटल का फायर अलार्म बज उठता है। छत पर लगे स्प्रिंकलर से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। शेन पूरे भीग जाते हैं। आंखों में पानी और साबुन चला जाता है। मेंटेनेंस वाला आता है पर पानी नहीं रुकता। वो दवाई लेने जाता है और शेन को आंखें कवर करने को कहता है। शेन टटोलते हुए पास पर ही एक टाई उठाते हैं और उसे अपनी आंखों पर पट्टी की तरह बांध लेते हैं। अब वो वहां भीगे हुए, आंखों पर पट्टी बांधे, अपनी रूठी हुई हीरोइन का इंतजार कर रहे थे। इधर याओ नशे में इतनी धुत थी कि उसे होश ही नहीं था। वो शेन का नाम चिल्लाते हुए आंधी की तरह उनके रूम में घुसती है। बाहर सिसी खड़ी होकर मजे ले रही थी। उसने कान लगाई, ये सोचकर कि अभी अंदर ड्रामा होगा, पर अंदर तो एकदम सन्नाटा था। अंदर का नज़ारा बड़ा ही दिलचस्प था। शेन की आंखों पर पट्टी बंधी थी। नशे में याओ को वो अपना खरूज बॉस नहीं बल्कि कोई हॉट मेल मॉडल लग रहे थे। उसे लगा वो फिर से कोई हसीन सपना देख रही है। वो खुश होकर दौड़ती है, उन्हें सोफे पर धक्का देकर लिटा देती है और उनके हाथ पकड़कर उन्हें हिलने नहीं देती। वो उन्हें छूकर देखती है कि ये सपना है या हकीकत। सोच, ऑफ कोर्स सपना ही होगा। शेन समझ जाते हैं कि ये नशे में है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर याओ कहाँ मानने वाली थी। वो उन्हें चुप कराने के लिए सीधे किस कर देती है। शेन भी एक पल के लिए इस मोमेंट में खो जाते हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है। गार्ड, मिस्टर गू और सिसी अंदर आ धमकते हैं। शेन की फुर्ती देखने लायक थी। उन्होंने याओ को डांटने या हटाने के बजाय तुरंत अपना कोट उठाकर याओ के ऊपर डाल दिया ताकि कोई उसे उस हालत में न देख सके। सिसी का रा जबरा गिरते गिरते बचा। उसे लगा था शेन गुस्सा करेंगे, पर यहाँ तो वो याओ को प्रोटेक्ट कर रहे थे। मिस्टर गू पूछते हैं, सिसी तुम तो कह रही थी याओ के रूम में कोई आदमी घुस गया है,
सिसी हड़बड़ाकर कहती है, शायद मैंने गलत देखा होगा। शन उसे घूर कर सख्त वार्निंग देते हैं, आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए, और सबको बाहर भेज देते हैं। सबके जाने के बाद शन याओ को बेड पर लिटाते हैं। वो जाने लगते हैं तो याओ नींद में उनका हाथ पकड़ लेती है। शन इमोशनल होकर वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन तभी याओ नींद में चिशु का बरबराती है। असल में वो सपने में चिशु को भगा रही थी, लेकिन शन को फहमी हो जाती है। उन्हें लगता है कि याओ चिशु को याद कर रही है और वही उसका क्रश है। उनका दिल बुरी तरह टूट जाता है। वो उसका हाथ छोड़कर चुपचाप चले जाते हैं। अगले दिन शन मिस्टर गू से पूछते हैं, अगर कोई लड़की नींद में किसी लड़के का नाम ले तो इसका क्या मतलब है? गू कहते हैं, सिंपल है बॉस, वो उसका क्रश है। शन का मूड ऑफ हो जाता है। तभी गू एक कॉमिक बुक की बात करते हैं। बॉस, मैंने एक कॉमिक पढ़ी, उसका हीरो हूबहू आपकी तरह दिखता है। वो भी आपकी तरह बुद्धिस्ट बीड्स पहनता है। शन ने तस्वीरें देखी तो सोचा, ये तस्वीरें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? उसने कहा, इस कॉमिक बुक का नाम तो बताना। पर फिलहाल मिस्टर गू को नाम याद नहीं था। अगले दिन याओ डरते डरते पूछती है शन से, कल रात मैंने शराब पीकर कुछ गड़बड़ तो नहीं की? शन झूठ बोलते हैं, नहीं, कुछ नहीं। याओ राहत की सांस लेती है। उसे लगता है वो किस बस एक सपना था। तभी शन उसे एक बड़ा ऑफर देते हैं, एग्जीबिशन हॉल का डिज़ाइन बनाना चाहोगी? तुम कंपटीशन में नाम क्यों नहीं देती? अगर तुम ये प्रोजेक्ट जीत गई तो हमेशा मेरे साथ रहोगी। याओ बहुत खुश होती है, पर डरती भी है। अगर प्रोजेक्ट खराब हुआ तो आपका पैसा डूबे जाएगा शन। शन मजाक में कहते हैं, तो फिर तुम्हें मुझे कंपेंसेट कर देना, यूं ही सारी जिंदगी मेरे साथ रहकर, मेरी सेक्रेटरी बनकर। याओ मुस्कुरा देती है ये सुनकर, क्या वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे? शन कहते हैं, काम ज्यादा है, डॉर्मेट्री सेफ नहीं है, तुम कुछ दिन मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। शिफ्ट होने से पहले शन कहते हैं, मेरे लैपटॉप में एक फोल्डर है, उसका बैकअप ले लेना। याओ लैपटॉप खोलती है और सन्न रह जाती है। वहाँ एक फोल्डर में उसकी बनाई सारी शर्टलेस पेंटिंग्स सेव थीं। वो घबरा जाती है। इसका मतलब शन ने सिर्फ देखा ही नहीं, सेव करके भी रखा है। उन्हें सब पता है। वो जल्दी जल्दी फाइलें डिलीट करने लगती है। तभी शन आ जाते हैं। क्या कर रही हो? याओ हड़बड़ाकर कहती है, मिल गया फोल्डर, और पेन ड्राइव लेकर वहां से भाग रही होती है। अगले दिन ऑफिस में सिसी आती है। कलीग्स बातें बना रहे थे कि मिस्टर शन ने जब सीसी को डिज़ाइनर के तौर पर सेलेक्ट कर ही लिया है तो ये इंटर्न इतनी मेहनत क्यों कर रही है? याओ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। अगर वाकई उन्होंने पहले से ही सीसी को सेलेक्ट किया है तो मुझे सपने दिखाने का क्या मतलब? अंदर मिस्टर गू कह रहे थे। चिशु ने सिसी को पहले ही सेलेक्ट कर लिया है तो ये कंपटीशन क्यों? शन कहते हैं, मुझे पता है, पर वो उतनी टैलेंटेड नहीं है। मैं जानता हूँ इस काम के लिए बेस्ट कौन है। तभी सिसी अंदर आई अपना प्लान दिखाने के लिए तो मिस्टर गू वहां से चले गए। शन उसकी डिज़ाइन को रिजेक्ट करते हैं। अगर यही तुम्हारा लेवल है तो छोड़ दो ये प्रोजेक्ट। सिसी इमोशनल होकर शन का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? शन हाथ छटक देते हैं, लेकिन बाहर खड़ी याओ को एंगल की वजह से लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वो फिर भी शन को कॉफ़ी देने अंदर आई तो सिसी बाहर आकर याओ को और जलाने के लिए कहती है, तो आज रात शन तुम मेरे साथ आर्ट एग्जीबिशन जा रहे हो ना? मैं वेट करूंगी तुम्हारा। इससे पहले शेन उसे कोई सफाई देता वो उदास होकर चली गई वहां से। शाम को याओ दुखी होकर अपनी फ्रेंड के साथ बार में ड्रिंक करने जाती है। फ्रेंड भी अपने बॉस पर भड़ास निकाल रही थी। वो याओ को एक फोटो दिखाने वाली थी, तभी वो खुद चौंक जाती है। अरे मेरे अंकल किसी लड़की के साथ हैं, क्या यह उनकी गर्लफ्रेंड है? याओ देखती है, वो लड़की तो सिसी थी। यानी याओ को यकीन हो गया कि वो सिसी के साथ डेट पर हैं। फ्रेंड बताती है, दादाजी ने 2 दिन पहले उन्हें ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा था, वो गए नहीं, और अब देखो गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं। यह सुनकर याओ का दिल टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। फ्रेंड पूछती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? याओ बहाना बनाती है, हाथ में चोट लग गई थी सुबह, तब इतना दर्द नहीं हुआ जितना कि अब हो रहा है। याओ को इतना रोता देख उसकी फ्रेंड भी इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को पकड़कर खूब रोने लगती हैं। बेचारी उसे कैसे बताती कि उसका बेस्ट फ्रेंड से आंटी बनने का सपना अब सपना ही रह जाएगा, इसीलिए वो रो रही थी। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है।
उसे लगा शन मनाने आ गए, पर नहीं, यह तो वो चिपकू चिशु था। चिशु को देखकर याओ को और गुस्सा आया, पर वो उसे इग्नोर करके अपना रोना चालू रखती है। किस्मत देखिए, ठीक उसी वक़्त मिस्टर गू वहां पहुंच जाते हैं। वो याओ और चिशु को साथ देखते हैं और बिना देर किए एक जासूस की तरह फोटो खींचकर सीधे शेन को भेज देते हैं। लिखते हैं, शायद चिशु का दूसरी लड़की को देख वो इतना रो रही है। इधर शेन घर पर याओ को ढूंढ रहे थे, पर वो नहीं मिली। तभी उनके पापा का कॉल आता है। वो बहुत नाराज थे, बोल रहे थे, तुम ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं गए? आखिर शादी कब करोगे? शेन तंग आकर एक बड़ा वादा कर देते हैं, डैड, अगली बार जब घर आऊंगा तो अपनी होने वाली वाइफ और आपकी बहू को साथ लेकर आऊंगा। फोन रखते ही वो मिस्टर गू का मैसेज देखते हैं। फोटो में याओ रो रही थी, वो भी चिशु के साथ। शन का पारा चढ़ जाता है। वो फौरन वहां के लिए निकलते हैं। बार के बाहर याओ की फ्रेंड उसे संभाल रही थी। शन तूफान की तरह वहां पहुंचते हैं। गुस्सा तो उन्हें याओ पर था, पर डांट अपनी भतीजी को लगाते हैं। इतनी रात गए तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? भतीजी डर के मारे याओ को शन के हवाले करती है। अंकल, आप प्लीज इसे घर छोड़ दो, और खुद भाग जाती है। तभी सिसी वहां आती है। उन दोनों को साथ देख सोचती है, शन, आप मुझसे मिलने नहीं आए, पर इसके लिए यहां चले आए। याओ नशे में अभी भी गलतफहमी में थी। वो बोल रही थी, मैं खुद घर चली जाऊंगी, तुम सिसी के पास जाओ। तुम्हारी तो आज उसके साथ डेट नाइट थी ना? शन उसे डांटते हैं, क्या तुमने इतनी ड्रिंक चिशु के लिए की है? वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। याओ चिल्लाती है, तो कौन सही है? तुम सिसी के साथ हो ना? तो मैं किसे भी पसंद करूं, उससे तुम्हें क्या? तभी सिसी का कॉल आया शन को। शन फोन उठाकर क्लियर कर देते हैं, मेरे पापा ने ब्लाइंड डेट अरेंज की थी, पर मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और न ही तुम में। यह सुनकर सिसी का मुंह बन जाता है। शन फिर याओ को जबरदस्ती गोद में उठाते हैं और घर ले आते हैं। अगले दिन इलेक्शन मीटिंग में याओ गायब थी। सबकी नज़रें शेन के गाल पर टिकी थीं, जहां एक खरोच का निशान था। मिस्टर गू पूछते हैं, यह कैसे हुआ? शेन बताते तो नहीं, पर उन्हें याद आता है। कल रात जब वो याओ को गोद में उठा रहे थे, तो याओ ने नखरे दिखाते हुए उन्हें नोच लिया था। मीटिंग में सब लोग सिसी के डिज़ाइन की तारीफ कर रहे थे, और बिना आगे किसी के डिज़ाइन देखे उस करप्ट मैनेजर ने फैसला भी सुना दिया कि सिसी ही डिज़ाइनर बनेगी। तभी शेन अपना वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं। नाटक खत्म हो गया हो तुम सबका, तो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे यह फैसला मंजूर नहीं है। वो सबके सामने याओ का डिज़ाइन पेश करते हैं तो सबको वो सीसी से बढ़कर लगता है। फाइनली ऐलान हुआ कि प्रोजेक्ट की डिज़ाइनर याओ रहेगी। उस मैनेजर का चेहरा लटक जाता है जो सिसी की तरफदारी कर रहा था। शेन यही गुड न्यूज़ देने के लिए ऑफिस से निकलता है। इधर याओ सोकर उठी तो उसे कल रात का सब कुछ याद आया, कैसे उसने शन के चेहरे पर खरोच मारी थी। उसे लगा है अब तो जॉब गई, और शन भी जब उसे प्यार नहीं करते तो वो अपनी मॉम को कॉल करती है, मॉम, मेरा दिल टूट गया है, मैं हमेशा के लिए घर वापस आ रही हूँ। शन अपने घर पहुंचे तो देखा वो अपने रूम में नहीं है। वो अपनी भतीजी को कॉल करते हैं। फ्रेंड बताती है कि याओ का दिल टूटा है। वो कंपनी में किसी बड़े उम्र वाले आदमी को पसंद करती है, पर वो आदमी उसे बच्ची समझता है, इसलिए वो अपने होम टाउन वापस जा रही है। शन सोचते हैं, ऑफिस में ऐसा कौन है? तभी मिस्टर गू वो कॉमिक बुक की PDF शन को सेंड करते हैं। शन का दिमाग झनझन आ जाता है। वो समझ जाते हैं वो उम्र दराज आदमी कोई और नहीं, खुद शन है। वो फौरन एयरपोर्ट के लिए निकले। याओ जाने ही वाली थी कि शन उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शन कहते हैं, मैं तुम्हें जाने की परमिशन नहीं देता। याओ चिल्लाती है, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर करने वाले? मुझे रोकने का तुम्हें कोई हक नहीं है शन। शन उसे शांत कराते हैं और पूछते हैं, अच्छा, मेरा कोई हक नहीं है? वो फिर उसे किस करते हैं। याओ तो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। शन ने पूछा, तुम होम टाउन चली जाओगी तो मुझे परस्यू करना बंद कर दोगी क्या? याओ हैरान होकर कहती है, कौन बोला मैं आपको परस्यू कर रही हूँ? शन कहते हैं, तुम्हारी फ्रेंड ने बताया तुम ऑफिस में किसी को पसंद करती हूँ। वो बोली, हाँ, तो वो आप थोड़े ही है। शन ने कहा, अब तुम ये भी बोलोगी कि कॉमिक वाला वो बुद्धिस्ट हीरो मैं नहीं हूँ? याओ, अगर तुम चली गई तो तुम्हारी बुक कैसे कंप्लीट होगी?
मेरे साथ रहोगी तो बुक की रेफरेंस के लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। यह सुनकर याओ को गुस्सा और शर्म दोनों आती है। वो शन के हाथ पर जोर से काट लेती है। शन रिएक्ट नहीं करते, बस मुस्कुराते हैं। वो उसे समझाते हैं, सिसी के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है। वो प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट और चिशु ने मिलकर सिसी को दिया था, मैंने नहीं। और अब तुम वो प्रोजेक्ट जीत चुकी हो, यही बताने मैं घर गया तो पता चला तुम यहाँ हो। याओ को ये सुन एक और झटका लगा। सारी गलत फहमियां दूर होने के बाद शन ने याओ को कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे लिए ही तो देश वापस आया हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करता उतना कि तुम। याओ तब खुशी खुशी शेन के साथ घर आ तो गई, और तब जाके उसने शेन को सच्चाई बताई कि उसने हॉस्टल छोड़ दिया है और पेंटिंग के लिए एक नया घर लिया है। उस रात उसने शेन से झूठ बोला था ताकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। शेन मुस्कुराकर बोले, अब पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, पानी के लिए भी क्या मुझे पूछोगी नहीं? याओ कहती है, रुको पहले हाथ धो लूं। शेन वॉश बेसिन पर आ जाते हैं। वो याओ के पीछे खड़े होकर उसके हाथ धुलाने में मदद करते हैं और फिर खुद भी उसी पानी से हाथ धो लेते हैं। याओ को यह बहुत इंटीमेट लगता है। वो सोचती है, हाथ धो लिए, कहीं अब नहाने को न बोल दे। उसने कहा, चलो अब बाकी की धुलाई भी कर ले। शन उसे देख पूछता है, और क्या धोना बाकी है? हाथ तो धुल गए हैं ना? घबराकर वो कहती है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम खुद पानी पीकर चले जाना। और भागकर कमरे में छिप जाती है। अगले दिन याओ उठती है तो देखती है शन अभी भी वहीं है। उसने पूछा, आप घर नहीं गए? सारी रात यही थे? शन बोला, हाँ। तुम यहाँ अकेली रहती हो? मुझे ये सेफ नहीं लगता। इनफैक्ट वो उसी दिन अपना सामान लेकर उसके घर शिफ्ट हो जाते हैं। बाद में याओ उनका लैपटॉप मांगती है क्योंकि उसे कुछ काम था, पर लैपटॉप खोला तो उसमें सीसी का मैसेज था। उसने गलती से भेजने का नाटक करते हुए अपनी प्राइवेट फ़ोटो जानबूझकर शेन को भेजे थे। याओ गुस्से में उसे डिलीट कर देती है। शेन पीछे से देख लेते हैं और कहते हैं, बिल्कुल सही किया, अपने बॉयफ्रेंड पर ऐसे ही नज़र रखनी चाहिए। याओ खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद वो अपनी पेंटिंग पूरी करने बैठी, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे ड्रॉ क्या करे। तभी शेन वहाँ आए, कहते हैं, असली हीरो की हेल्प ही ले लो ना, अब तो मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। और फिर वो उसकी पेंटिंग बनाने लग जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने अपने सपनों में देखा था। पर इस बार ये हसीन सपना उसकी लाइफ की रियलिटी बन चुका था। अगले दिन याओ स्कूल पहुंचती है और हैरान रह जाती है। वहां तारों पर कपड़ों की तरह उसकी बनाई हुई शर्टलेस पेंटिंग्स लटकी हुई थीं। सारे स्टूडेंट्स जमा थे और मजाक उड़ा रहे थे। ये कौन है? ऐसा वल्गर पेंटिंग कौन बनाता है? याओ भागकर उन्हें उतारने लगती है। सबको पता चल जाता है कि ये पेंटिंग्स उसी की हैं। कॉलेज वाले सवाल करने लगते हैं, आखिर ये आदमी है कौन? तुमने किसको ड्रॉ किया है? तभी सिसी एक लड़के को पकड़कर लाती है और कहती है, यही है वो जिसे याओ ने पेंट किया है। याओ उस लड़के को पहचानती तक नहीं थी। वो पूछती है, कौन हो तुम? पर वो लड़का तो गजब का एक्टर निकला। वो याओ से ऐसे बात करने लगा जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड हो, जिससे वो कुछ दिन से मिली नहीं है। सिसी मन ही मन खुश हो रही थी। कैसा चोर जैसा आदमी पकड़ कर लाई हूँ। अगर शेन को लगा कि याओ का बॉयफ्रेंड ऐसा है तो वो उसे पक्का छोड़ देंगे। भीड़ को यकीन दिलाने के लिए वो लड़का अपनी शर्ट ऊपर करता है। उसकी बेली पर ठीक वैसा ही तिल था जैसा याओ की पेंटिंग में था। सब याओ का मजाक उड़ाने लगते हैं। सबूत सामने है, तुम और कितना झूठ बोलोगी? अगर ये पेंटिंग इसकी नहीं है तो और कितने बॉयफ्रेंड हैं तुम्हारे? याओ जवाब देने ही वाली थी कि उस लड़के ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। याओ गिर जाती है और तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। भीगती हुई याओ को सब घेर लेते हैं। लोग फोटो खींच रहे थे, उंगलियां उठा रहे थे, बोल रहे थे कि वो कैरेक्टर लेस है। लड़का चिल्ला रहा था, अगर मैं नहीं हूं तो तुमने किसको डरा किया है, बताओ। याओ रो रही थी, कोई उसकी मदद को नहीं आया। तभी भीड़ को चीरते हुए एक कड़क आवाज आती है, वो पेंटिंग मेरी है। शन वहां आते हैं, याओ को उठाते हैं और वो उन्हें हक कर लेती है। बारिश भी थम जाती है। शन उसे अपना कोट पहनाते हैं। वो लड़का अभी भी बकवास करता है, तुमने इसे अपनी मिस्ट्रेस बना लिया है क्या? शन उसे ऐसी खूनी नज़र से देखते हैं कि वो चुप हो जाता है। तभी लोग पहचान लेते हैं, अरे ये तो रायन ग्रुप के CEO शेन हैं। सिसी बात संभालने की कोशिश करती है,
सर, शायद गलतफहमी हुई है आपको। शन कहते हैं, बिल्कुल नहीं, पेंटिंग में मैं हूँ और ये मेरी मंगेतर है। कपल्स के बीच ऐसे रोमांटिक गेस्चर्स तो नॉर्मल हैं, है ना? यह सुनकर सिसी और भीड़ का मुंह बंद हो जाता है। सबको समझ आ जाता है कि वो लड़का याओ की रेपुटेशन खराब करने आया था। शन के गार्ड्स उस लड़के को पकड़ लेते हैं। शेन बताता है कि उसे अब कड़ी सजा मिलेगी। डर के मारे वो लड़का सिसी को पकड़ लेता है जो वहां से खिसकने की कोशिश कर रही थी। कहता है, तुम मुझे यहाँ लाई थी ना, अब भाग क्यों रही हो? सिसी चिल्लाती है, झूठ मत बोलो, तुम ही कह रहे थे याओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैं तो बस मदद कर रही थी, इसे ले जाओ यहाँ से। वो पूरा ड्रामा करती है और मुकर जाती है। शेन के लोग उस लड़के को ले जाते हैं। सिसी बच तो जाती है पर जाते जाते याओ को ताना मारती है, यह सब तुम्हारी गंदी पेंटिंग की वजह से हुआ है। तुम आर्टिस्ट के नाम पर एक धब्बा हो। तभी आर्ट प्रोफेसर जांग वहां आते हैं। सबसे पूछते हैं, आखिर ये पेंटिंग किसकी है? सिसी खुश होती है ये सोचकर कि अब प्रोफेसर याओ को डांटेंगे। वो कहती है, सर देखिए इसने कैसी वल्गर पेंटिंग बनाई है। याओ डर जाती है पर प्रोफेसर पेंटिंग को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, यह वल्गर नहीं, मास्टरपीस है, क्या तुम मेरी स्टूडेंट बनोगी? याओ तो खुश हो जाती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रोफेसर यू आसानी से किसी को भी अपनी स्टूडेंट बनने का मौका नहीं देते। सिसी चिढ़कर पूछती है, सर आप इसको कैसे ले सकते हैं? प्रोफेसर उसे डांटकर चुप करा देते हैं। सिसी का प्लान पूरी तरह उल्टा पड़ जाता है। सब लोगों के जाने के बाद शेन ने कहा, आज बहुत कुछ हो गया ना, और तुम भीग भी गई हो, चलो घर चले। वो याओ को गोद में उठाकर कार में ले जाते हैं। दूर खड़ी शेन की भतीजी यह देख लेती है। वो जल्दी से फोटो खींचती है। चेहरा नहीं दिखा पर अंकल को उनकी आंटी मिल ही गई। कार में शेन याओ के बाल सुखा रहे थे, तभी उनकी नज़र याओ के गाल पर लगे चांटे के निशान पर गया। बोले, सॉरी, मैं टाइम पर तुम्हें बचाने नहीं आ पाया। माहौल कुछ यूं रोमांटिक बन गया कि वो उसे किस करने लगते हैं। उसी वक्त भतीजी का कॉल आता है जिसे शेन लाइफ में पहली बार इग्नोर कर देते हैं। रात को याओ की फ्रेंड उसे कॉल करके अपने अंकल की लव लाइफ पर गॉसिप करने लगी। बता रही थी कि अंकल ने दादाजी सेट की हुई अरेंज मैरिज के लिए इनकार कर दिया है। इनफैक्ट वो श्योर हैं कि उनका चक्कर उसी के स्कूल के किसी लड़की के साथ चल रहा है। आज तो मैं अपनी आंटी का चेहरा देख ही लेती, बस थोड़ी लेट हो गई मैं। याओ का चेहरा लाल हो जाता है ये सुन, क्योंकि वो जानती थी कि वो फ्यूचर आंटी वही है। फ्रेंड पूछती है, अंकल तो डेट कर रहे हैं पर तू बता, तेरा क्या चल रहा है? याओ कहती है, वो मैं भी रिलेशनशिप में हूँ। फ्रेंड को यकीन नहीं होता। वो मजाक में पूछती है, कौन से मंदिर में पूजा कर रही हो तुम दोनों? मुझे भी वहाँ प्रे करना है ताकि मेरी भी सेटिंग हो जाए। फिर वो पूछती है, पार्टनर वही है ना जिसकी बात कर रही थी? याओ हाँ कहती है। फ्रेंड उसे एक वीडियो भेजती है, ये देख, इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जो पर्सनल लाइफ में काम आएंगी। याओ वीडियो प्ले करती है पर आवाज़ नहीं आती। तभी पीछे से शेन आते हैं। मेरे पीठ पीछे ये सब देखती हो? याओ चौंक जाती है। उसे याद आता है कि ऑडियो शेन के ब्लूटूथ हेडफोन में जा रहा था। उसने पहले तो शर्माकर इनकार किया, फिर कहा, हाँ मैं भी तो एडल्ट हूँ, ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने? शेन मुस्कुराकर कहते हैं, मैं देखने पर नहीं, इम्प्लीमेंट करने पर भरोसा रखता हूँ। और माहौल रोमांटिक हो जाता है। इधर सिसी को उसके पापा का कॉल आता है। वो बहुत गुस्से में थे क्योंकि शेन ने उनकी कंपनी से इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया था। वो सिसी को धमकाते हैं, तुम्हारी गलती से कंपनी डूब रही है, 3 दिन है तुम्हारे पास, या तो शेन का दिल जीत लो वरना वोंग फैमिली के पागल बेटे से तुम्हारी शादी करा दूंगा। सिसी डर जाती है। उसके पास अब 3 दिन है शेन को फंसाने के लिए, अपना आखिरी दांव खेलने के लिए। अगले दिन याओ ऑफिस पहुंची तो उसने देखा स्टाफ शेन की एक पेंटिंग को उसके ऑफिस ले जा रहे थे। उसे पता चलता है कि शेन की ये पेंटिंग सीसी ने बनाई थी। साथ में वीआईपी पास के साथ एक नोट भी था, आर्ट एग्जीबिशन में ज़रूर आना, मैं आपका वेट करूंगी। उसकी नज़र तभी पेंटिंग पर लगे सीसी के लिपस्टिक मार्क पर पड़ी, जिसे देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। तभी शेन ऑफिस में आए पूछने, अब सुबह सुबह मेरी बेबी का मूड किसने खराब कर दिया? उनकी नज़र भी पेंटिंग और नोट पर पड़ी और वो सब कुछ बिना कहे ही समझ गए। बोले, बताओ तुम्हारा गुस्सा कम करने के लिए मैं क्या करूं? याओ को गुस्सा और प्यार दोनों आ रहा था। वो फटाफट उठती है, शेन की शर्ट के 2 बटन खोलती है, टाई ढीली करती है
और उनकी छाती पर एक लिपस्टिक मार्क छोड़ देती है, ठीक वैसे ही जैसा सीसी ने पेंटिंग पर छोड़ा था। शेन भी उसे रोकते नहीं बल्कि मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें उसका ये पॉजिटिव साइड क्यूट लग रहा था। इनफैक्ट वो उसे वापस से किस करते हैं। बाद में एग्जीबिशन से पहले याओ वहां पहुंची अपनी एक मास्टर प्लान के साथ सीसी को नीचा दिखाने। उसने शेन के लिए दिए गए वीआईपी पास का इस्तेमाल किया और कहा, मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए, इस पेंटिंग को भी एग्जीबिशन में डिस्प्ले करवाना है। असल में ये पेंटिंग याओ की बनाई हुई थी। अगले दिन एग्जीबिशन में लोग पेंटिंग की तारीफ कर रहे थे, बोली लगा रहे थे 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन की। और सीसी खुश हो रही थी कि उसे और उसके पापा को बहुत फायदा होगा। तभी शेन का असिस्टेंट वहां आता है और बोली लगाता है 20 मिलियन। सीसी 7वें आसमान पर उड़ जाती है। उसे लगता है शेन उसके लिए पेंटिंग खरीद रहे हैं। वो असिस्टेंट के पास भागती है, पर असिस्टेंट साफ कर देता है, तुम्हारी पेंटिंग उन्हें थोड़े ही पसंद आई है, उन्हें तो यह पेंटिंग पसंद आई। सीसी ने मैनेजर को बुलाया, चिल्लाने लगी कि उसकी आर्ट एग्जीबिशन में किसी और की पेंटिंग क्या कर रही है। मैनेजर ने माफ़ी मांगी, ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर सीसी कुछ सुनना नहीं चाहती थी। तभी पेंटिंग के ऊपर किए सिग्नेचर से पता चला कि ये तो याओ की पेंटिंग है। लोग तब सीसी की पेंटिंग, जो कचरा थी, और याओ की पेंटिंग को कंपेयर करके सीसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ एक लेडी लॉयर आती है, कहती है, हमें पता है तुमने याओ का कंप्यूटर हैक करवाया था। रायन ग्रुप तुम पर केस कर रहा है, तुम्हें अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इसी के साथ सीसी की इज्जत, करियर सब मिट्टी में मिल जाता है। याओ घर पर खुश हो रही थी जब उसे पता चला कि उसकी पेंटिंग 20 मिलियन में बिक चुकी है। तभी डिलीवरी मैन वही पेंटिंग लेकर आता है। याओ को पता चलता है कि पेंटिंग शेन ने ही खरीदी है। तभी शेन वहां आया तो याओ उनसे लिपट जाती है और कहती है, आपको पता है मैंने वो पेंटिंग वहां सीसी को चिढ़ाने के लिए लगवाई थी। शेन कहते हैं, मैं जानता था तुम्हें जो करना है करो, पर एंड में मेरा सामान मेरे पास वापस चाहिए। याओ मुंह बनाकर कहती है, 20 मिलियन मिले तो सही, पर 4 मिलियन टैक्स में कट गए, देखो। शेन इस बात पर हंसते हैं और उसे गुड न्यूज़ देते हैं कि सीसी का चैप्टर क्लोज हो चुका है। तभी शेन को अपनी फ्रेंड का कॉल आया। वो बोली, मुझे अभी सिया से मिलने स्कूल जाना होगा। ओके बाय। उसके जाते ही शेन को भतीजी मैसेज करती है, अंकल याओ को आज स्कूल में कोई प्रपोज करने वाला है, मैं जा रही हूँ तमाशा देखने। शेन भला ये जानकर चुप कैसे रहते, वो भी फौरन स्कूल के लिए निकल जाता है। वहाँ याओ अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, पर फ्रेंड नहीं, शेन को देखकर शॉक्ड हो गई। पूछ रही थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर सिया ने हमें देख लिया तो। वो उसे कॉर्नर में लेकर गई, पर इतने में उसकी फ्रेंड भी वहाँ आ चुकी थी। शेन ने कहा, तो पता चलने दो, आज नहीं तो कल हमें बताना तो होगा ना। पर याओ को थोड़ा और वक्त चाहिए था। तभी उसे सिया का कॉल आया। बोल रही थी, मैंने अभी अभी अंकल के साथ मेरी फ्यूचर आंटी को देखा है। चेहरा तो नहीं, पर उसके कपड़ों से मैं उसे ज़रूर पहचान लूँगी। वैसे तू है कहाँ? जल्दी आना, ताकि अंकल आंटी को हम साथ में पकड़ सकें। याओ ने तब देखा कि सिया ठीक उनके पीछे खड़ी है। उसने बहाना बनाकर फ़ोन कट कर दिया, और तभी सिया अपनी सीक्रेट प्लेस से बाहर आई अपने अंकल और आंटी को रंगे हाथ पकड़ने। पर उसने देखा कि अंकल तो अकेले ही खड़े थे, क्योंकि याओ तो डस्टबिन में छुपी थी। सिया ने पूछा, मेरी आंटी कहाँ है और उनका नाम क्या है? शेन बोला, उससे ज़रूरी काम से जाना पड़ा। वैसे राइट टाइम पर तुम्हारी मुलाकात अपनी आंटी से हो ही जाएगी, तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो? सिया ने कहा, नहीं बताओगे ना? मैं भी देखती हूँ आप कैसे नहीं बताते। मैं जा रही हूँ दादाजी से मिलने। उसके जाते ही याओ डस्टबिन से बाहर निकली, और तभी इतने में वो लड़का भी आ गया जो उसे प्रपोज करने वाला था। बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? याओ ने साफ मना कर दिया, कहा, मैं बिजी हूँ। पर शेन का तो खून खौल रहा था। तभी लड़के की नज़र उस पर पड़ी तो वो बोला, अच्छा तो आप याओ के डैड हैं क्या? अंकल, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। शेन गुस्से में बोला, मैं उसका होने वाला पति हूँ, डैड या अंकल नहीं। वो लड़का तो यूं रोते हुए भागा मानो किसी ने उसकी फेवरेट कैंडी चुरा ली हो। तभी शेन को उसके डैड कॉल करते हैं। शेन फिर याओ को लेकर अपने पुराने घर दादाजी के पास जाते हैं। वहाँ भतीजी पूछती है, अंकल मेरी आंटी कहाँ है, आप याओ को क्यों लाए? शेन याओ का हाथ पकड़कर कहते हैं, अब से तुम्हें याओ को आंटी कहने की आदत डाल लेनी चाहिए सिया। भतीजी को मानो 1000 वोल्ट का झटका लगता है। वो कहती है,
मैं इसे आंटी नहीं बोलूँगी, यह मेरी बेस्ट फ्रेंड है और अभी आप मेरे अंकल नहीं इसके बॉयफ्रेंड हो। फिर वो शेन को धमकी देती है, आज से अगर याओ को थोड़ा भी दुखी किया तो फिर देख लीजिएगा मैं क्या करूँगी। पर जैसे ही शेन उसे सीरियस नज़रों से घूरने लगे उसकी बोलती बंद हो गई। याओ ने सबको हेलो किया, पर दिल में डर था क्या शेन की फैमिली उनके रिश्ते को अपनाएगी भी या नहीं। शेन फिर सोफे पर अपने पिता के बिल्कुल पास चिपक कर बैठते हैं और याओ डर के मारे दूर बैठती है। दादाजी को यह पसंद नहीं आता। वो कहते हैं, पास आकर बैठो। शेन और याओ अपनी जगह बदलते हैं। दादाजी शेन को डांटते हैं, यह तुमसे बहुत छोटी है, इसके पेरेंट्स क्या कहेंगे। शेन तपाक से जवाब देते हैं, मॉम भी तो आपसे 10 साल छोटी थी ना, तो मेरा भी सेम है। दादाजी गुस्सा हुए तो याओ ने उन्हें शांत करने के लिए कहा, दादाजी चाय पी लीजिए। दादाजी खुश होकर बोले, बेटा अब से तुम्हें मुझे दादाजी नहीं डैड कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। कल ज़रा अपने पेरेंट्स को खाने पे बुलाना, ज़रा उनसे तुम दोनों की शादी की बात तो करें। कुछ दिन बाद याओ के पेरेंट्स आते हैं। शेन बताते हैं कि वो अपनी कंपनी के 8% शेयर्स याओ के नाम कर रहे हैं। मम्मी कहती हैं, यह शगुन बहुत ज़्यादा है। दादाजी कहते हैं, यह हमारी सिंसियरिटी है। इस पॉइंट पर शेन याओ के पापा से एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं, अंकल मैं याओ से बहुत प्यार करता हूँ। याओ को वो चीज़ें करने से कभी नहीं रोकूंगा जो वो करना चाहती है, बल्कि मैं तो उसका हर तरह से सपोर्ट करूंगा। यह सुनकर भी याओ के पापा के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। याओ के पापा कहते हैं, शेन मुझे तुमसे प्राइवेटली बात करनी है। दोनों बाहर जाते हैं। याओ बहुत घबरा जाती है कि पापा न जाने क्या बोल रहे होंगे। थोड़ी देर बाद दोनों वापस जाते हैं। याओ पूछती है, पापा ने तुम्हें बुली तो नहीं किया। शेन बोला, नहीं तो, बस दूसरे शहर में बिजनेस एक्सपैंड करने के बारे में बात कर रहे थे। शादी के लिए वो राजी हैं। उसके डैड ने तब कहा, भला मैं अपने होने वाले दामाद को बुली क्यों करूंगा। दादाजी हंसकर बोले, हाँ, और अगर शेन ने कभी याओ को बुली किया तो उसकी खैर नहीं। उसके डैड फिर उन दोनों को एक स्क्रॉल गिफ्ट करते हैं। उन्होंने पूछा, ये क्या है, और तब जाकर उन्हें पता चला कि जब पहली बार शेन सिया के साथ याओ को घर लेकर आया था, उसके डैड जो कि भविष्यवाणी भी करते हैं, उन दोनों को साथ देखकर उन्हें तभी पता चल गया था कि उनकी जोड़ी तो भगवान ने खुद बनाकर भेजी है। आज नहीं तो कल उन्हें साथ होना ही था। और इसी के साथ याओ का सीक्रेट क्रश और वो उसके कॉमिक बुक के हीरो की वो रियल लाइफ हीरोइन बन जाती है। अगर आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक भी कर दें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।